जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज का लेक्चर श्वास रोग पर है। यह प्राणव स्रोतस की व्याधि है। शास्त्र में हिक्का, श्वास और कास का वर्णन साथ में किया है। इस वीडियो में मैंने श्वास रोग की निरुक्ति, स्वरूप, पूर्वरूप, संप्राप्ति के साथ साथ प्रकार का भी वर्णन न्यूमोनिक के साथ बताया है। अगर श्वास का स्वरूप और उद्भव एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो पूर्वरूप, रूप आदि रटने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैंने कोशिश की है कि आप इसे आसानी से समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्वास रोग। आप सब जानते हैं कि श्वास रोग वात, कफज, आमाशय समूह और प्राणव स्रोतस की व्याधि है। अगर निरुक्ति देखें तो श्वास जीवने धातु को तक के प्रत्यय लगने से श्वास शब्द बनता है। अर्थात जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उसे श्वास रोग कहते हैं। श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होने की वजह से बाकी सारी क्रिया में भी कष्ट होता है। इसलिए जीवन व्यापार अर्थात जीवन की सारी क्रिया में कष्ट होने की वजह से इसे श्वास रोग कहते हैं। श्वास का स्वरूप देखें तो वो दो प्रकार का होता है। पहला है स्वतंत्र श्वास, जो एक गंभीर प्राणनाशक व्याधि है, और दूसरा है परतंत्र श्वास, जो दूसरे व्याधि के अरिष्ट लक्षण के रूप में देखने को मिलता है। अगर संप्राप्ति देखें तो शास्त्र में हिक्का तथा श्वास रोग की एक ही संप्राप्ति बताई है, जिसे हम सामान्य संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति के अनुसार सबसे पहले तो निदान सेवन होता है। यह एक वात कफज व्याधि है, इसलिए निदान सेवन में वात और कफवर्धक आहार विहार का समावेश होता है, जो मैंने आपको हिक्का रोग में बताया है। अब यह निदान सेवन से पहले तो वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होने की वजह से वात है वह कफ के स्थान में जाकर कफ का उत्थान करता है, उसको उभाड़ देता है। यह प्रकोपित हुआ जो कफ है वह प्राणव स्रोतस का अवरोध करता है, और यह अवरोध की वजह से 5 प्रकार के श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। तो यह है श्वास की सामान्य संप्राप्ति। आचार्य चरक ने श्वास रोग की विशिष्ट संप्राप्ति का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार पहले तो प्रकोपित वायु कफ के साथ मिलकर प्राण, अन्न तथा उदक व स्रोतस का अवरोध करती है। बाद में कफ दोष के द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैलकर श्वास रोग की उत्पत्ति करती है। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो निदान सेवन आएगा। अगर वातवर्धक आहार विहार का निदान सेवन करते हैं तो उससे वात का प्रकोप होता है। बाद में वात का विमार्ग गमन होता है, जिसे श्वास में कष्ट उत्पन्न होता है, जिसे हम श्वास रोग कहते हैं। तो यह तो हुई वातवर्धक आहार विहार के सेवन से होने वाले श्वास रोग की बात। अगर वातवर्धक आहार विहार के साथ साथ हम कफवर्धक आहार विहार का भी सेवन करते हैं तो कफ का प्रकोप होता है, जिससे अग्निमांद्य और आम की उत्पत्ति होती है। उसके रस धातु की दुष्टि होती है और कफ में वृद्धि होती है, और कफ वृद्धि और वात प्रकोप दोनों मिलकर वात का विमार्ग गमन होता है, श्वास में कष्ट होता है और श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। तो यह है वात और कफ वर्धक आहार विहार से होने वाले श्वास रोग की बात। अगर सिर्फ कफ वर्धक आहार विहार का सेवन की बात करें तो कफ वर्धक आहार विहार के सेवन से जो कफ की वृद्धि होती है उसकी वजह से स्रोतस में अवरोध होता है, जिससे श्वास में कष्ट होता है और श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। इस तरह से वात तथा कफ वर्धक आहार विहार के सेवन से 5 प्रकार के श्वास रोग की उत्पत्ति होती है, जो है महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। इनको याद रखने के लिए न्यूमोनिक है क्षुद्र ने उत्तम मच्छी खाई। हमने हिक्का में जो न्यूमोनिक देखा था वह था भक्त ने गव्य की अक्षु में यम देखा। यहाँ पर है क्षुद्र ने उत्तम मच्छी खाई। इस न्यूमोनिक में क्षुद्र से क्षुद्र श्वास, ऊ से ऊर्ध्वश्वास, तम से तमक श्वास, मा से महाश्वास और छी से छिन्न श्वास, इस तरह से 5 प्रकार के श्वास को याद रखना है। अभी यह जो क्षुद्र से क्षुद्र श्वास है वह वात प्रधान है। उत्तम में ऊ से ऊर्ध्वश्वास है वो वात प्रधान है, और तमक श्वास है वह कफ प्रधान है। और मच्छी में म से महाश्वास वात प्रधान तथा छी से छिन्न श्वास वात और कफ प्रधान है। तो आपको इस तरह से श्वास के 5 भेद को याद रखना है। अगर संप्राप्ति घटक देखें तो दोष है वात तथा कफ, दूष्य है रस धातु तथा प्राणवायु, अधिष्ठान है प्राणव स्रोतस, और आमाशय स्रोतोदुष्टि है संग और विमार्ग गमन, अग्निदुष्टि है अग्निमांद्य, और साध्य साध्यता है कृच्छ साध्य। अब देखते हैं पूर्व रूप।
पूर्व रूप में है शूल, पार्श्वशूल, हृदपीड़ा, शंखभेद, आनाह, भक्तद्वेष, अरति, आस्य वैरस्य और प्राणवायु का विलंब होना। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। पहले तो 4 प्रकार का शूल होता है। पहले शंखभेद जो मस्तिष्क शूल है, हृदय पीड़ा हृदय रोग में होती है, पार्श्वशूल और शूल यह 4 प्रकार के शूल है। और जीआई ट्रैक के 4 लक्षण हैं, आनाह, भक्तद्वेष, अरति और आस्य वैरस्य तथा प्राणवायु का विलोम होना। तो यह है श्वास के पूर्व रूप। सबसे पहले देखते हैं महाश्वास। इसमें आधुनिक मतानुसार बायोट्स ब्रीदिंग टाइप रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। महा अर्थात लाउड, तो इसमें मतवाले सांड की गर्जना के समान शब्दयुक्त श्वास होता है और श्वास की ध्वनि दूर से ही सुनाई देती है। यह मेन लक्षण है। जनरली श्वास की तीव्रता में क्रमशः वृद्धि होती है और धीरे धीरे ह्रास भी होता रहता है। कभी कभी तो पूर्ण श्वास अवरोध हो जाता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। यह जनरली हृदय, मस्तिष्क और वृक्क रोग में होता है। तो इसके जो लक्षण है वो हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और वृक्क रोग के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे हृदय रोग में होता है वैसे महाश्वास में भी पार्श्वशूल, दीनता और वाणी का क्षीण होना, यह 3 लक्षण देखने को मिलता है। मस्तिष्क रोग में दिखने वाले शिरशूल, मुख तथा नेत्र की विकृति, नेत्र का चंचल होना और ज्ञान का नष्ट होना, यह 4 लक्षण मिलते हैं। और वृक्क रोग की वजह से मल और मूत्र की अप्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो आपको महाश्वास में हृदय, मस्तिष्क और वृक्क रोग में मिलने वाले लक्षणों को याद करना है जो मैंने ब्लू कलर में दिखाए हैं। आगे देखते हैं ऊर्ध्वश्वास। ऊर्ध्वश्वास में स्टटरस ब्रीदिंग देखने को मिलती है जो लो पिच, नॉन म्यूजिकल और इंस्पिरेशन फेज में ही जनरली मिलती है। कफावृत होने की वजह से प्राणव स्रोतस का मार्गावरोध होता है और श्वसन क्रिया में मुश्किल होती है। मार्गावरोध बढ़ने से अधश्वास में अवरोध होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो यह ऊर्ध्वश्वास का मेन लक्षण है जो कफ वर्धक होने की वजह से देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, मोस्टली यह लंग डिसीज में होता है। ऊर्ध्वश्वास प्रकोपित होने से अधश्वास रुक जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऊर्ध्व दृष्टि होती है, बेचैनी और मुक्षोष होता है, तमः प्रवेश तथा मूर्छा होता है और मर्म स्थान में वेदना होती है और स्वर में विकृति होती है। तो आपको ऊर्ध्वश्वास के लक्षण में मोस्टली O2 की कमी से देखने वाले लक्षण ऊर्ध्व दृष्टि, बेचैनी, मुक्षोष, तमः प्रवेश तथा मूर्छा और मर्म स्थान में वेदना और स्वर विकृति, ऐसे आपको सारे लक्षण याद करने हैं। अब देखते हैं छिन्न श्वास। यह वात कफ प्रधान व्याधि है। इसमें काइनस्टोक रेस्पिरेशन टाइप रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिवली डीपर एंड समटाइम्स फास्टर ब्रीदिंग फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट इन अ टेम्पररी स्टॉप इन ब्रीदिंग। प्रोग्रेसिवली डीपर होने की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए श्वसन केंद्र को उत्तेजित करने वाले कार्बोनिक एसिड कम हो जाते हैं तथा मुखशोष, संज्ञाहानि, प्रलाप और मूर्छा ये लक्षण देखने को मिलते हैं। रोगी रुक रुक कर श्वास लेता है और कभी कभी तो श्वास प्रक्रिया अल्प समय के लिए बंद हो जाती है। अब श्वास प्रक्रिया अल्प समय के लिए बंद हो जाती है, इसलिए स्वेदाधिक्य, मूर्छा और मर्म स्थान में गर्दनवत पीड़ा होती है तथा शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो कार्बोनिक एसिड बढ़ने से बस्ती प्रदेश में दाह, रक्तवर्ण और अश्रुपूरित नेत्र तथा वर्ण विकृति यह लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा संधि बंधनों का ढीला होना और आना ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे मैंने जो ब्लू कलर में दिखाया है वह छिन्न श्वास के लक्षण है। बाकी का डिस्क्रिप्शन है वो आपको समझाने के लिए दिए हैं। तो आपको छिन्न श्वास के लक्षण में कार्बोनिक एसिड कम होने की वजह से मिलने वाले लक्षण, कार्बोनिक एसिड बढ़ने से मिलने वाले लक्षण तथा रुक रुक कर श्वास लेना, यह 3 लक्षण आपको याद करने हैं। अब देखते हैं तमक श्वास। यह मोस्ट कॉमन टाइप है। इसका वर्णन चरक ने विस्तृत रूप से बताया है। चरक अनुसार तमक श्वास की संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहले निदान सेवन। निदान सेवन में सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट दोनों ही निदान सेवन का समावेश होता है। सन्निकृष्ट में वातवर्धक आहार विहार तथा विप्रकृष्ट में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और प्रातःकाल का समावेश होता है। यह निदान सेवन से कफ की अधिकता होती है और वह कफ द्वारा मार्गावरोध करती है और वात का प्रकोप होता है। वात प्रकोप होने से वात का विमार्गमन होता है और तमक श्वास की उत्पत्ति होती है।
तमक श्वास है वह कफ प्रधान व्याधि है, इसलिए कफ प्रकोप के बाद वात प्रकोप द्वारा तमक श्वास की उत्पत्ति बताई है। अब तमक श्वास के लक्षण देखते हैं। तमक श्वास में बार बार कास की प्रवृत्ति होती है और कास की प्रवृत्ति की वजह से स्वर भेद देखने को मिलता है। कास बढ़ने पर मूर्छा आती है तथा कफ निष्ठीवन से लाभ होता है। सोने पर प्रतिलोम वायु पार्श्व में स्तंभन उत्पन्न करती है, इसलिए सोने पर कष्ट होता है और बैठने पर आराम मिलता है। श्वास की कठिनाई से स्वेदाधिक्य देखने को मिलता है। श्वास वेग बढ़ने से शरीर टेढ़ा हो जाता है। उष्ण पदार्थ सेवन से सुख का अनुभव होता है और वात कफ वर्धक आहार विहार से कष्ट बढ़ता है। आचार्य चरक ने तमक श्वास के दो भेद बताया है। पहला है संतमक श्वास और दूसरा है प्रतमक श्वास। संतमक श्वास है वह उदावर्त रोग के कारण मुख और नासिका के मार्ग में धूलि के प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग से शरीर की क्लीनता तथा वेगावरोध से उत्पन्न होता है तथा तम से बढ़ता है। शीतल आहार विहार से शांत होता है, इसलिए इसे संतमक श्वास कहते हैं। इनमें मानसिक दोष प्रभावी होते हैं। प्रतमक श्वास है वह पीड़ित रोगी जब ज्वर तथा मूर्छा ये दोनों उपद्रव के रूप में पाए जाते हैं तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं और इसमें पित्तानुबंध होता है। अब देखते हैं क्षुद्र श्वास। यह वात प्रधान व्याधि है। रुक्ष आहार तथा श्रम के कारण प्रकुपित वायु कोष्ठ से ऊर्ध्व प्रदेश में जाकर स्रोतोवरोध करते क्षुद्र श्वास की उत्पत्ति करती है। यहाँ पर वात प्रधान होने से सिर्फ रुक्ष आहार का सेवन और श्रम के कारण ही क्षुद्र श्वास मेन उत्पन्न होता है, इसीलिए इसमें कोई और शारीरिक लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। शारीरिक कष्ट का अभाव, भोजन तथा जलपान की रुकावट का न होना, इंद्रियों में किसी प्रकार की व्यथा या रुझा का न होना तथा थोड़ा विश्राम करने से श्वास के वेग का शांत होना, यह क्षुद्र श्वास के मुख्य लक्षण हैं। अब देखते हैं साध्य साध्यता। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास ये तीनों असाध्य हैं। तमक श्वास नूतन अवस्था में साध्य होता है तथा जीर्ण अवस्था में कृच्छ साध्य होता है और क्षुद्र श्वास है वह साध्य है। एक बार सारे प्रकार रिवाइज करते हैं। महाश्वास में लाउड साउंड के साथ साथ मस्तिष्क, वृक्क तथा हृदय से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऊर्ध्वश्वास से कफाधिक्य तथा ऑक्सीजन लेवल कम होने से मिलने वाले लक्षण के साथ साथ मर्मस्थान में वेदना और स्वर विकृति देखने को मिलता है। छिन्न श्वास में कार्बोनिक एसिड के कम होने तथा बढ़ने पर मिलने वाले लक्षण के साथ साथ रोगी रुक रुक कर श्वास लेता है। तमक श्वास में सामान्य कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स मिलते हैं तथा क्षुद्र श्वास में कोई लक्षण नहीं मिलता तथा यह विश्राम से शांत होता है। तो यह था श्वास रोग का संपूर्ण वर्णन। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं अगले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।